कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग आखिर अलग क्या करते हैं? क्यों कुछ लोग एक सामान्य जिंदगी जीते हुए ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों से भी बड़े साम्राज्य खड़े कर देते हैं? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसने लाखों लोगों की सोच, आदतें और जिंदगी बदल दी है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको आपके सपनों तक ले जाने के लिए मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक ताकत देता है। नेपोलियन हिल ने इसे लिखने में 25 साल से भी ज्यादा समय लगाया और इस दौरान उन्होंने 500 से भी ज्यादा सफल लोगों से मुलाकात की, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे नाम शामिल थे। यह किताब हमें बताती है कि अमीरी का राज सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचने और उस सोच को लगातार एक्शन में बदलने में है। नेपोलियन हिल का मानना है कि सफलता सिर्फ किस्मत या मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके मन की एक निश्चित स्थिति है। जब आप अपने दिमाग को सही लक्ष्य, सही विश्वास और सही आदतों के साथ प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। किताब की खास बात यह है कि यह सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया देती है, जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, अपने सपनों को साकार कर सकता है। इसमें बताए गए 13 सिद्धांत एक रोड मैप की तरह हैं, जो आपको विचारों की शक्ति से लेकर विश्वास की ताकत, स्पष्ट लक्ष्य, निरंतरता, विशेषज्ञ ज्ञान और मास्टरमाइंड अलायंस जैसी चीजों तक ले जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच इस बात पर जोर देती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, उन्हें सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख बनाना सीख लें, तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। यही कारण है कि यह किताब सिर्फ बिजनेस या फाइनेंस वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। आज के समय में जब हर जगह प्रतिस्पर्धा है और अवसर छुपे हुए हैं, यह किताब आपको सिखाती है कि सही माइंडसेट और सही एक्शन के साथ आप हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यह एक तरह का मानसिक हथियार है जो आपको उन सीमाओं से मुक्त करता है जो आपने खुद अपने लिए बनाई होती हैं। नेपोलियन हिल हमें यह एहसास कराते हैं कि गरीबी और अमीरी दोनों ही एक सोच से शुरू होती हैं। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो अमीरी आपका इंतजार कर रही है। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि करोड़पतियों और सफल व्यक्तियों की सोच में क्या खास होता है और आप खुद उस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, तो यह सफर आपके लिए है। आइए अब हम इस किताब के 13 शक्तिशाली अध्यायों में डूबते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप भी सोचकर और सही कदम उठाकर अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 1, थॉट्स और थिंग्स। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसी ताकत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन वह ताकत आपके पास हमेशा से थी और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ। यह ताकत है आपके विचार। नेपोलियन हिल इस पहले अध्याय में हमें बताते हैं कि विचार महज हवा में तैरते हुए कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि असली चीजें हैं, ठोस ऊर्जा की तरह, जो आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। जो भी आप अभी हैं, जो भी आपके पास है और जो भी आपके पास है और जो भी आपके परिस्थितियां हैं, ये सब आपके पिछले विचारों का परिणाम है। और जो भी आप आगे बनेंगे, जो भी आपके पास होगा, वह सब आपके वर्तमान विचारों से जन्म लेगा। यानी कि आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट खुद हैं और आपकी सोच वह नक्शा है जिसके आधार पर आपका भाग्य बनता है। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को एक प्रेरक उदाहरण से समझाते हैं। एडविन सी बार्न्स की कहानी। बार्न्स एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास न पैसे थे, न किसी खास योग्यता, लेकिन उसके पास एक जलती हुई इच्छा थी। वह सिर्फ एक सपना लेकर आया कि वह थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। बार्न्स के लिए यह सिर्फ इच्छा नहीं थी, यह उसके लिए एक पक्का निर्णय था। उसने सोचा, उसने महसूस किया और उसने विश्वास किया कि यह होगा, और यही सोच उसकी हकीकत बन गई। उसने एडिसन से मिलने के लिए ट्रेन में सफर किया और जब वह उनके सामने खड़ा हुआ तो उसके पास पेश करने के लिए सिर्फ अपना जुनून था। शुरू में उसे एक मामूली काम दिया गया, लेकिन उसके विचारों में जो दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास था, उसने धीरे धीरे एडिसन का भरोसा जीत लिया। अंततः वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया और वह सपना जिसे सबने असंभव समझा, उसकी वास्तविकता बन गया। इस कहानी से हिल यह साबित करते हैं कि विचार तब ताकतवर बनते हैं जब उन्हें इच्छा, विश्वास और कार्रवाई के साथ जोड़ा जाता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी सोच को स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ निश्चय के साथ मिलाते हैं, तो वह विचार वास्तविक रूप लेने लगता है।
यही वजह है कि हिल कहते हैं, जो भी इंसान का मन सोच और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। विचारों की शक्ति को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि हम अपने दिमाग में किस तरह के विचार भरते हैं। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख बीज बोते हैं तो सफलता के फूल खिलते हैं, लेकिन अगर हम इसमें नकारात्मकता, डर और संदेह बोते हैं तो असफलता और पछतावे के कांटे उगाते हैं। फिल का संदेश साफ है, अपने विचारों की रक्षा करो जैसे कोई किसान अपने खेत की करता है, क्योंकि वही आपकी आने वाली फसल तय करेंगे। इस अध्याय में एक और अहम बात यह है कि हमारे विचार चुंबक की तरह काम करते हैं। वे उसी चीज को खींचते हैं जो उनकी प्रकृति के अनुसार होती है। अगर आप लगातार अपने मन में सफलता, अवसर और समाधान की तस्वीरें बनाए रखते हैं तो आपका दिमाग ऐसे अवसरों को पहचानने और पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप नकारात्मक परिस्थितियों और लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की फिल्टरिंग प्रणाली, जिसे साइंटिस्ट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, का असर है, जो उसी पर ध्यान देती है जिस पर आप बार बार सोचते हैं। नेपोलियन हिल हमें चेतावनी भी देते हैं कि विचार अकेले तब तक बेकार हैं जब तक वे एक स्पष्ट योजना और निरंतर प्रयास में नहीं बदलते। बार्न्स की तरह आपको भी अपने सपने के लिए एक कीमत चुकानी होगी, समय, मेहनत, धैर्य और कभी कभी असफलताओं के रूप में। फर्क यह है कि ज्यादातर लोग एक मुश्किल देखते ही पीछे हट जाते हैं, जबकि सफल लोग अपनी सोच को और मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि महान उपलब्धियां उन्हीं को मिलती हैं जो अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने तक हार नहीं मानते। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आपको अपने विचारों के लिए जिम्मेदार होना होगा। आप अपने दिमाग में जो कुछ भी बार बार सोचते हैं वह एक दिन आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाता है। इसलिए अगर आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो गरीबी की ऊर्जा आपको घेर लेगी, और अगर आप अमीरी, स्वास्थ्य और सफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग और शरीर वैसा बनने के लिए काम करेगा। इसे ही हिल थॉट्स आर थिंग्स का असली मतलब कहते हैं। आपके विचार एक बीज हैं और आपकी जिंदगी उस बीज का पेड़। अंत में नेपोलियन हिल का संदेश साफ है, अपनी सोच को कभी हल्के में मत लो। आपकी सोच वह शुरुआती बिंदु है, वह चिंगारी है जो पूरे सफर को जलाती है। अगर आप महान बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। सोचो जैसे विजेता सोचते हैं, महसूस करो जैसे विजेता महसूस करते हैं, और काम करो जैसे विजेता करते हैं। क्योंकि जब आपके विचार सही होते हैं तो आपकी दुनिया खुद बहुत सही हो जाती है। चैप्टर 2, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरी सच्चाई से करते हैं। हर महान उपलब्धि का जन्म एक तीव्र और जलती हुई इच्छा से होता है। बिना इच्छा के कोई भी काम शुरू नहीं होता, और अगर इच्छा कमजोर है तो चाहे आपका सपना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह बीच में ही टूट जाता है। हिल कहते हैं कि साधारण चाहत और जलती हुई इच्छा में बहुत बड़ा फर्क है। साधारण चाहत तो हर किसी के मन में आती जाती रहती है, लेकिन जलती हुई इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वह आपके दिमाग, आपके दिल और आपके हर काम में बस जाती है। यह ऐसी मानसिक आग है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ाती है, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इसी सिद्धांत को साबित करने के लिए हिल एक प्रेरक कहानी सुनाते हैं। हालांकि आपने इस नाम को पहले अध्याय में सुना, लेकिन यहाँ हिल उसकी पूरी गहराई बताते हैं। बार्न्स का सपना था कि वह थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी करे। यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि बार्न्स के पास न पैसा था, न कोई संपर्क, न कोई खास योग्यता, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक तीव्र अटूट इच्छा। उसने यह ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वह एडिसन के साथ काम करेगा। उसने न यह सोचा कि उसके पास संसाधन नहीं है, न यह कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, बल्कि उसने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। बार्न्स की इस जलती हुई इच्छा ने उसे साहस दिया कि वह बिना टिकट के भी ट्रेन से न्यू जर्सी पहुंच जाए, एडिसन से मिले और नौकरी मांगे। शुरुआत में उसे एक मामूली काम मिला, लेकिन उसने अपने मन में कभी यह विचार आने ही नहीं दिया कि उसका सपना असंभव है। सालों की मेहनत, निष्ठा और दृढ़ता के बाद वह एडिसन का भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपकी इच्छा पर्याप्त मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हिल कहते हैं कि जलती हुई इच्छा का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हों, चाहे वह समय हो,
मेहनत हो या असफलता का सामना करना हो। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो पहली ही रुकावट आपको रोक देगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो आप हर असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस अध्याय में हिल एक व्यावहारिक 6 स्टेप फॉर्मूला देते हैं जो किसी भी इच्छा को उसके भौतिक रूप में बदलने का तरीका है। यह फॉर्मूला इतना सरल है कि कोई भी इसे लागू कर सकता है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। 1. यह तय करें कि आपको कितनी धनराशि चाहिए। अस्पष्ट मत बनिए। ये मत कहिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको सटीक रकम पता होनी चाहिए, जैसे 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए। 2. यह तय करें कि आप इसके बदले क्या देंगे। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप इसके लिए क्या त्याग करने को तैयार हैं। बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। 3. एक निश्चित तारीख तय करें, कब तक आप अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं यह बिल्कुल तय होना चाहिए। 4. एक ठोस योजना बनाएं और बिना इंतजार किए अभी से उसे अमल में लाना शुरू करें, चाहे आप तैयार हों या नहीं। 5. इन सब बातों को एक स्पष्ट बयान में लिखें। रकम, समय सीमा, योजना और आपका संकल्प सब कुछ लिखें। 6. अपने इस लिखित बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। पढ़ते समय ऐसे महसूस करें जैसे आपके पास वह चीज पहले से ही है। हिल के अनुसार यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य की ओर प्रोग्राम करती है। बार बार पढ़ने और महसूस करने से आपका दिमाग मानने लगता है कि यह सच है, और जब आपका दिमाग इस पर विश्वास करने लगता है तो वह हर परिस्थिति, व्यक्ति और अवसर को उसी दिशा में खींचता है। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली कहानी है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के सहायक, जिसने फोनोग्राफ बेचने का सपना देखा। शुरुआत में किसी ने भी इस आविष्कार को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी जलती हुई इच्छा और विश्वास ने उसे अंततः सफलता दिलाई। फिल हमें यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य के प्रति आधे मन से समर्पित होते हैं। वे कहते तो हैं कि उन्हें सफलता चाहिए, लेकिन वे उसके लिए कोई कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। जैसे ही मुश्किल आती है वे पीछे हट जाते हैं। सफल लोग इसके विपरीत होते हैं। वे पीछे का पुल जला देते हैं ताकि उनके पास वापसी का कोई रास्ता ना रहे, और वे सिर्फ आगे बढ़ते हैं। इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए हिल एक प्रसिद्ध कहानी सुनाते हैं। एक योद्धा अपने सैनिकों के साथ दुश्मन के इलाके में उतरा। उसने अपने जहाज जलवा दिए और कहा, अब हमारे पास या तो जीतने का विकल्प है या मरने का। इस मानसिकता ने सैनिकों को एक 100% ऊर्जा के साथ लड़ने पर मजबूर कर दिया और वे जीत गए। यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। अगर आप वापसी का रास्ता बंद कर देते हैं तो आपकी पूरी ताकत लक्ष्य की ओर लग जाती है। हिल यह भी कहते हैं कि इच्छा सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। आप इसे किसी भी लक्ष्य पर लागू कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, करियर, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी इच्छा स्पष्ट, सटीक और इतनी प्रबल हो कि वह आपको आलस, डर और संदेह पर जीत दिला सके। वह चेतावनी देते हैं कि कमजोर इच्छाएं कभी बड़े नतीजे नहीं लाती। अगर आप सच में कुछ चाहते हैं तो उसे पाना आपका जुनून बनना चाहिए। इसे पाने के लिए आपको यह महसूस करना होगा कि इसके बिना आप अधूरे हैं। अंत में नेपोलियन हिल का संदेश सीधा है। सफलता की शुरुआत चाहत से होती है, लेकिन वह चाहत जलती हुई होनी चाहिए। जब आपके भीतर यह जलन पैदा हो जाती है तो आप अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते हैं, और हर बाधा आपके लिए एक नया सबक बन जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही इच्छा को हकीकत में बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। चैप्टर 3, फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन द अटेनमेंट ऑफ डिजायर, नेपोलियन हिल। इस अध्याय में हमें बताते हैं कि केवल इच्छा होना काफी नहीं है, उसे पूरा करने के लिए एक और बेहद जरूरी तत्व चाहिए, विश्वास। विश्वास वह पुल है जो आपकी जलती हुई इच्छा को वास्तविकता से जोड़ता है। यह वह मानसिक शक्ति है जो आपको उस समय भी आगे बढ़ने का साहस देती है जब आपकी आंखों के सामने कोई सबूत नहीं होता कि आपका सपना सच हो सकता है। फिल का मानना है कि अगर आपके भीतर विश्वास की कमी है तो चाहे आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, वह अधूरा रह जाएगा। विश्वास कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं के जरिए खुद विकसित कर सकते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों के साथ जन्म से आती है और कुछ के पास नहीं होती। हिल कहते हैं कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करके खुद को सकारात्मक भावनाओं से ढेर कर और लगातार अपने लक्ष्य की कल्पना करके विश्वास को इतना मजबूत बना सकते हैं कि असंभव भी संभव लगे।
इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपका अवचेतन मन उसी पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। अगर आप लगातार डर, संदेह और नकारात्मक बातें सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है और आपकी सोच, भावनाएं और काम उसी दिशा में चलने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद को लगातार अपने लक्ष्य की सकारात्मक तस्वीर दिखाते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर विश्वास करने लगता है और वह विश्वास आपको ऐसे मौके, लोग और परिस्थितियां दिलाता है जो आपके लक्ष्य को हकीकत में बदल दें। हिल यहाँ ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव की शक्ति का जिक्र करते हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसका मतलब है कि आप खुद को बार बार यह बताते हैं कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और आप पहले से ही उस सफलता के योग्य हैं। जैसे ही यह दोहराव आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है, आपका विश्वास अटूट हो जाता है। फिल कहते हैं कि आपको हर दिन कम से कम 2 बार, सुबह और रात, अपने लिखित लक्ष्य को जोर से पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय खुद को उस स्थिति में महसूस करना चाहिए जैसे आप पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं। यह न केवल आपके विश्वास को मजबूत करता है बल्कि आपके दिमाग को आपके लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम कर देता है। विश्वास का एक और अहम पहलू है दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। हिल हमें बताते हैं कि अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाना और उसे बार बार देखना आपके दिमाग को उस दिशा में केंद्रित कर देता है। जब आप अपने मन में यह स्पष्ट तस्वीर रखते हैं कि सफलता कैसी दिखेगी, कैसी महसूस होगी और आपके जीवन में क्या बदलेगा, तो आपका पूरा अस्तित्व उसे पाने के लिए जुट जाता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी यह मानता है कि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप बार बार सफलता की तस्वीर देखते हैं तो आपका दिमाग मानने लगता है कि यह पहले से ही सच है और आपका व्यवहार उसी हिसाब से बदल जाता है। हिल इस विचार को मजबूत करने के लिए कई उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि महान नेता, बिजनेस टाइकून और आविष्कारक सभी के भीतर एक चीज समान थी। उन्होंने अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखा, भले ही उनके पास शुरुआत में कोई सबूत न था। थॉमस एडिसन के बल्ब के आविष्कार से लेकर हेनरी फोर्ड के ऑटोमोबाइल साम्राज्य तक हर सफलता के पीछे सबसे पहले विश्वास ही था जिसने उन्हें असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ाया। विश्वास की ताकत को समझने के लिए हिल हमें चेतावनी भी देते हैं। अगर आप नकारात्मक विचारों पर विश्वास करते हैं तो वही भी सच हो सकते हैं। डर, संदेह और नकारात्मक सोच आपके अवचेतन मन को उतना ही प्रभावित करती है जितना सकारात्मक सोच। इसलिए अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए संभव नहीं है, तो आपका दिमाग उसी को सच मानकर आपके काम को उसी दिशा में मोड़ देगा। यही कारण है कि हिल कहते हैं कि अपने विचारों की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना अपने शरीर की। विश्वास को विकसित करने के लिए हिल 3 सरल लेकिन शक्तिशाली कदम बताते हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अगर आपका लक्ष्य धुंधला है तो विश्वास विकसित नहीं हो सकता। आपका दिमाग किसी अनिश्चित चीज पर भरोसा नहीं कर सकता। 2. ऑटो सजेशन का अभ्यास करें। हर दिन अपने लक्ष्य को पढ़ें, दोहराएं और महसूस करें जैसे वह पहले से सच हो। 3. सकारात्मक माहौल बनाए रखें। अपने आप को ऐसे लोगों, किताबों और विचारों से घेरें जो आपके लक्ष्य पर विश्वास को मजबूत करें। विश्वास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डर को खत्म कर देता है। हिल बताते हैं कि डर और विश्वास एक साथ दिमाग में नहीं रह सकते। अगर आप विश्वास को बढ़ाते हैं तो डर अपने आप कम होता है। यही कारण है कि सफल लोग चुनौतियों के सामने घबराते नहीं बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि विश्वास आपको असफलताओं को नए तरीके से देखने में मदद करता है। जब आपके भीतर विश्वास होता है तो आप हर असफलता को एक सबक और एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। आप जानते हैं कि यह अंत नहीं है बल्कि आपकी सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। यही मानसिकता आपको बार बार उठने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। अंत में नेपोलियन हिल हमें यह एहसास कराते हैं कि विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक मानसिक आदत है। जितना आप इसे अभ्यास करेंगे उतना यह मजबूत होगा और जब आपका विश्वास अडिग हो जाता है तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को पाने के लिए डटे रहेंगे। सारांश रूप में इस अध्याय का संदेश है, विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। अगर आप अपने मन में अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बना लें, खुद को उस तस्वीर में देख सकें और उस पर अटूट विश्वास रख सकें, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। चाहे अभी आपके पास संसाधन ना हो, अनुभव ना हो या मौके ना हो, अगर विश्वास है तो आप वह सब बना सकते हैं। चैप्टर 4
ऑटोसजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड, नेपोलियन हिल। इस अध्याय में हमें एक ऐसी मानसिक तकनीक से परिचित कराते हैं जो आपके विचारों और इच्छाओं को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ऑटोसजेशन, साधारण शब्दों में कहें तो ऑटोसजेशन का मतलब है खुद को बार बार वह संदेश देना जो आप अपने जीवन में सच करना चाहते हैं, ताकि वह आपके अवचेतन मन में गहराई से दर्ज हो जाए और आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगे। यह एक मानसिक बीज बोने जैसा है जिसे आप बार बार पानी देते हैं जब तक वह एक मजबूत पेड़ बनकर आपकी जिंदगी में फल नहीं देता। हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन बिना सोचे समझे हर उस चीज को स्वीकार कर लेता है जो उसे बार बार और भावनाओं के साथ दी जाती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अवचेतन मन फर्क नहीं करता। अगर आप अपने दिमाग में बार बार डर, संदेह और नकारात्मक बातें भरेंगे तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मान लेगा और उसी के अनुसार आपके फैसलों और कार्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में सफलता, समृद्धि और सकारात्मकता के विचार भरेंगे तो वही विचार आपकी वास्तविकता में बदलने लगेंगे। यही वजह है कि ऑटो सजेशन को आत्म सुझाव भी कहते हैं। आप खुद को वह सुझाव दे रहे हैं जिसे आप अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं। यह प्रक्रिया जानबूझकर और नियंत्रित तरीके से अपने विचारों को चुनने और उन्हें अपने अवचेतन मन में डालने की है। हिल यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। केवल शब्द दोहराने से काम नहीं चलेगा, आपको उन शब्दों को भावनाओं के साथ जोड़ना होगा। आपका अवचेतन मन सिर्फ वही संदेश स्वीकार करता है जिसमें गहरी भावना जुड़ी हो। अगर आप सिर्फ रोबोट की तरह मैं सफल हूंगा दोहराते रहेंगे लेकिन अंदर से महसूस नहीं करेंगे तो यह आपके अवचेतन मन पर असर नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप हर शब्द को इस तरह महसूस करें जैसे वह पहले से सच है तो आपका अवचेतन मन उसे तुरंत ग्रहण करेगा। ऑटो सजेशन की ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए हिल हमें 6 स्टेप फॉर्मूला को फिर से लागू करने की सलाह देते हैं, जिसे उन्होंने पिछले अध्याय में इच्छा, डिजायर के साथ साझा किया था। 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें, जैसे आपको कितनी धनराशि चाहिए, किस तारीख तक चाहिए और उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। 2, उस लक्ष्य को दिन में कम से कम 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। 3, पढ़ते समय अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जैसे आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। 4, हर बार पढ़ते समय उसमें गहरी भावना जोड़ें, उत्साह, कृतज्ञता और आत्मविश्वास के साथ। 5, इसे तब तक दोहराएं जब तक आपके अवचेतन मन को यह लगने लगे कि यह बिल्कुल सच है। 6, जैसे जैसे यह विश्वास गहराता है वैसे वैसे आप ऐसे कदम उठाने लगेंगे जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। हिल इस प्रक्रिया को एक कहानी से स्पष्ट करते हैं। एक युवक ने तय किया कि वह 1 साल में एक विशेष राशि कमाएगा। उसने इसे लिखकर अपने कमरे में लगा दिया और हर दिन कई बार इसे जोर से पढ़ता। शुरुआत में उसे शक था, लेकिन धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस लक्ष्य को सच मानने लगा। परिणाम स्वरूप उसने ऐसे मौके देखना शुरू किए जिन्हें पहले वह नजरअंदाज कर देता था। साल के अंत तक उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। हिल यह भी चेतावनी देते हैं कि ऑटो सजेशन उतना ही खतरनाक हो सकता है अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप अपने दिमाग में बार बार मैं असफल हूं या मैं यह नहीं कर सकता जैसे विचार डालेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करेगा और आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा जो असफलता की ओर ले जाएंगे। इसलिए ऑटो सजेशन का पहला नियम है, अपने दिमाग में कभी नकारात्मक सुझाव मत डालो। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। ऑटो सजेशन कोई एक दिन या एक हफ्ते का खेल नहीं है, यह एक आदत है जिसे आपको रोजाना अभ्यास में लाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई खिलाड़ी रोजाना अभ्यास करता है। जितना अधिक आप इसे दोहराते हैं उतना ही आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और उसे सच करने के लिए आपकी पूरी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को केंद्रित कर देता है। फिर यहाँ एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं, आपका अवचेतन मन आपके पूरे जीवन का कंट्रोल टावर है। यह आपके फैसलों, आपकी आदतों और यहाँ तक कि आपके शरीर की प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यह आपके सचेत मन के आदेशों को बिना सवाल किए मना। अगर आप अपने सचेत मन से लगातार सकारात्मक आदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार आपकी वास्तविकता बनाएगा। ऑटो सजेशन का सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब आप इसे अपने विश्वास, फेथ के साथ जोड़ते हैं, जैसा कि हिल ने पिछले अध्याय में बताया। जब आप अपने लक्ष्य को दोहराते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप न केवल अपने अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं
बल्कि अपने विश्वास को भी मजबूत करते हैं। यह विश्वास और ऑटो सजेशन का मेल आपके भीतर एक अजेय मानसिक शक्ति पैदा करता है। इस अध्याय में हिल हमें यह भी बताते हैं कि ऑटो सजेशन का असर केवल आपके लक्ष्यों तक सीमित नहीं है, यह आपकी आदतों और व्यक्तित्व को भी बदल सकता है। अगर आप लगातार खुद को यह कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं समस्याओं का समाधान करने में माहिर हूँ, मैं शांत और संयमित हूँ, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार उसी के अनुसार बदल जाएगा। अंत में हिल का संदेश साफ है, आपका अवचेतन मन वह जगह है जहां आपकी किस्मत बनती है या बिगड़ती है, और ऑटो सजेशन उस जगह तक पहुंचने का सबसे सीधा और शक्तिशाली रास्ता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी सोच, आदतों और परिस्थितियों को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अनजाने में नकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए हर दिन अपने विचारों का चयन सावधानी से करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें और उसे भावनाओं के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग, आपका व्यवहार और आपकी जिंदगी उसी दिशा में बदल रही है जिसे आपने चुना है। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। नेपोलियन हिल इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से आप अमीर या सफल नहीं बन सकते, चाहे वह ज्ञान कितना भी ज्यादा क्यों न हो। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कई डिग्रियां हैं, बहुत सारी किताबों का ज्ञान है, लेकिन वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि सामान्य ज्ञान को तब तक कोई खास कीमत नहीं मिलती जब तक उसे किसी विशेष उद्देश्य की दिशा में संगठित और लागू नहीं किया जाता। सफलता और धन अर्जित करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी खास क्षेत्र में गहरी समझ और अनुभव। हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान एक लाइब्रेरी की तरह है, इसमें हर तरह की जानकारी होती है, लेकिन अगर आप उसे किसी खास काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो वह धूल खाता रहता है। दूसरी ओर विशेषज्ञ ज्ञान वह है जिसे आप किसी खास लक्ष्य या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लागू करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंजीनियर को अपने काम के लिए भौतिकी और गणित का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अगर वह इन विषयों का ज्ञान केवल किताबों तक सीमित रखे और उसे वास्तविक प्रोजेक्ट्स में लागू न करे तो वह ज्ञान कोई आर्थिक या व्यावहारिक लाभ नहीं देगा। इस अध्याय में हिल यह भी स्पष्ट करते हैं कि आपको हर चीज में विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं और बाकी ज्ञान के लिए उन लोगों की मदद ले सकते हैं जो उस क्षेत्र में माहिर हैं। यही कारण है कि बड़े व्यवसायी और सफल लोग अपने चारों ओर ऐसे विशेषज्ञों की टीम बनाते हैं जिनका ज्ञान और कौशल उनके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। हेनरी फोर्ड इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फोर्ड के पास सामान्य शिक्षा कम थी, लेकिन वह यह अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें अपने व्यवसाय में किस तरह का ज्ञान चाहिए और यह ज्ञान किन लोगों से लिया जा सकता है। एक बार कुछ पत्रकारों ने फोर्ड का मजाक उड़ाने के लिए उनसे कई सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे, जैसे अमेरिका की स्वतंत्रता की तारीख, ऐतिहासिक घटनाएं आदि। फोर्ड ने इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय कहा, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इन सवालों का तुरंत जवाब दे सकते हैं। मैं क्यों अपना दिमाग ऐसी चीजों से भरूं जो मेरे व्यवसाय में कोई मदद नहीं करती। यह बात उनके सिद्धांत को साबित करती है। सफल होने के लिए जरूरी है कि आप जानें कि कहां से और किससे वह विशेषज्ञ ज्ञान लेना है जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। विशेषज्ञ ज्ञान दो तरह से आ सकता है, व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस, और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। व्यक्तिगत अनुभव का मतलब है कि आप खुद उस क्षेत्र में काम करके, प्रयोग करके और गलती करके सीखते हैं। यह ज्ञान गहरा और स्थायी होता है क्योंकि यह सीधे आपके अनुभव से आता है। दूसरी ओर अवलोकन का मतलब है कि आप दूसरों के अनुभव और परिणामों को देखकर सीखते हैं। कई बार दूसरों को देखकर आप ऐसी गलतियों से बच सकते हैं जो आपको खुद करके सीखने में सालों लग जाते। हिल इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि विशेषज्ञ ज्ञान स्थायी नहीं होता। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, और अगर आप अपने ज्ञान को लगातार अपडेट नहीं करेंगे तो वह बेकार हो जाएगा। इसलिए सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे वह किताबों, कोर्सेज, सेमिनार या मेंटर्स से हो। हिल का सुझाव है कि आपको अपने विशेषज्ञ ज्ञान को लगातार बढ़ाने और ताज़ा रखने की आदत डालनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो हिल बताते हैं वह यह है कि विशेषज्ञ ज्ञान केवल पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। यह किसी भी लक्ष्य के लिए जरूरी है, चाहे वह कला हो, विज्ञान, व्यवसाय या व्यक्तिगत विकास।
अगर आप किसी भी क्षेत्र में असाधारण बनना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में गहरी जानकारी और कौशल हासिल करना होगा। यही वह चीज है जो आपको औसत लोगों से अलग बनाती है। विशेषज्ञ ज्ञान को सफलता में बदलने का सबसे असरदार तरीका है उसे संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ जोड़ना, जिसका विवरण हिल आगे के अध्यायों में करते हैं। केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसे कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। हिल यहाँ यह भी समझाते हैं कि अगर आपके पास विशेषज्ञ ज्ञान नहीं है तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आप इसे हासिल कर सकते हैं या उन लोगों से ले सकते हैं जिनके पास यह पहले से है। इसके लिए आपको सही नेटवर्क, सही संपर्क और सही सहयोग की जरूरत होती है। यही वजह है कि मास्टरमाइंड अलायंस का सिद्धांत इस किताब में बार बार आता है। यानी आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जिनके पास वह ज्ञान और कौशल है जो आपके पास नहीं है। इस अध्याय में एक और अहम सबक यह है कि आपको यह समझना होगा कि ज्ञान सिर्फ तभी शक्ति है जब उसे लागू किया जाए। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ढेर सारा ज्ञान है, लेकिन वे अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाते क्योंकि वे उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी ओर कुछ लोग सीमित लेकिन सही ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। फिल का यह भी मानना है कि अगर आप अपने विशेषज्ञ ज्ञान को किसी ऐसी सेवा या उत्पाद में बदल दें जो लोगों की समस्या हल करे या उनकी जरूरत पूरी करे, तो आप न केवल पैसे कमा सकते हैं बल्कि एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। विशेषज्ञ ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह किसी के जीवन में बदलाव लाए। अंत में इस अध्याय का संदेश साफ है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने या उन विशेषज्ञों से जुड़ें जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहें, उसे संगठित योजना के साथ लागू करें और उसका इस्तेमाल दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में करें। यही वह चीज है जो सामान्य लोगों को असाधारण बनाती है और यही वह कुंजी है जो आपकी जलती हुई इच्छा को हकीकत में बदल सकती है। चैप्टर 6 इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। नेपोलियन हिल इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विचार से करते हैं। मनुष्य जो भी सोच और कल्पना कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है, और यह कल्पना ही है जो इस सोच को एक ठोस योजना और वास्तविक परिणाम में बदल देती है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि कल्पना, इमेजिनेशन, असल में हमारे दिमाग की वह कार्यशाला है जहां हमारी इच्छाएं, विचार और योजनाएं आकार लेती हैं। हिल के अनुसार कल्पना के दो प्रकार होते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है पहले से मौजूद विचारों, सिद्धांतों या अवधारणाओं को मिलाकर कुछ नया बनाना। उदाहरण के लिए एक बिजनेस आइडिया जो दो अलग अलग सेवाओं को मिलाकर बनाया गया हो, या पहले से मौजूद तकनीक को एक नए उपयोग में लाना। यह नई चीजों को शून्य से पैदा करने की बजाय पुराने विचारों को नए तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है सीधे ब्रह्मांड, अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस या अवचेतन मन से नए विचार प्राप्त करना। यह वही है जिसे अक्सर लोग इंस्पिरेशन या अचानक आया आइडिया कहते हैं। यह कल्पना अक्सर तब सक्रिय होती है जब हमारा मन बहुत शांत होता है या जब हम किसी चीज में गहरे डूबे होते हैं। हिल का मानना है कि बहुत बड़े खोज, आविष्कार और कला के अद्भुत काम इसी तरह की कल्पना से आते हैं। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि कल्पना, खासकर क्रिएटिव इमेजिनेशन को विकसित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास और जागरूक प्रयास की जरूरत होती है। अगर आप नियमित रूप से अपने मन को विचारों के लिए खोलते हैं, सवाल पूछते हैं, अलग अलग अनुभव लेते हैं और जिज्ञासु बने रहते हैं, तो आपका दिमाग नए नए विचार पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि हर महान उपलब्धि, हर बड़ा बिजनेस, हर खोज, सबका जन्म कल्पना में होता है। कोई भी आविष्कार बिना कल्पना के संभव नहीं था। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब उड़ाने से पहले हजारों प्रयोग किए, लेकिन वह विचार और डिजाइन पहले उनके मन की कार्यशाला यानी उनकी कल्पना में बने। हेनरी फोर्ड ने भी कारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का आइडिया सबसे पहले अपने दिमाग में देखा और फिर उसे हकीकत में बदला। हिल कहते हैं कि आपकी कल्पना एक खाली जगह नहीं है, बल्कि एक कार्यशाला है जहां विचारों को कच्चे माल के रूप में लिया जाता है और उन्हें एक ठोस योजना में बदला जाता है। यहाँ कच्चा माल हो सकता है आपका अनुभव, आपका ज्ञान, दूसरों के विचार, आपकी इच्छाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं और यहाँ तक कि आपकी गलतियां भी। वे यह भी बताते हैं कि कल्पना को सबसे ज्यादा सक्रिय करने का तरीका है
अपने लक्ष्य के बारे में लगातार सोचना और उसे लेकर उत्साहित रहना। जब आपका दिमाग किसी एक उद्देश्य पर केंद्रित होता है तो वह अनजाने में भी हर जगह से उस उद्देश्य से जुड़े विचार और अवसर पकड़ने लगता है। इसे अक्सर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। हालांकि हिल उस समय इस वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। कल्पना का सही इस्तेमाल करने के लिए हिल कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 2. उस लक्ष्य को बार बार कल्पना में देखें। अपने मन में उस स्थिति को जिंदा तस्वीर की तरह देखें जिसमें आप पहले से अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। 3. दूसरों के विचारों का लाभ लें। नए दृष्टिकोण पाने के लिए मास्टरमाइंड समूहों का हिस्सा बने। कई बार दूसरों की सोच आपके लिए एक नया रास्ता खोल देती है। 4. क्रियान्वयन करें। केवल कल्पना में ही फंसे न रहें, उसे ठोस कदमों में बदलें। बिना कार्रवाई के कल्पना सिर्फ एक सपना रह जाती है। फिर इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि कई लोग अपनी कल्पना का गलत उपयोग करते हैं। वे चिंता और डर की कल्पना करते रहते हैं जिससे उनके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित हो जाती हैं। कल्पना एक दोधारी तलवार है। यह आपके लिए स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वे एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने दिमाग में हमेशा गरीबी, असफलता और समस्याओं की तस्वीरें देखीं, उसने अनजाने में अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ दिया। दूसरी ओर एक व्यापारी जिसने अपने दिमाग में हमेशा सफलता, समृद्धि और अवसरों की तस्वीरें देखीं, उसने अपने जीवन में वैसा ही वातावरण बनाया। हिल कहते हैं कि आपको अपनी कल्पना को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में मोड़ना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग में वह फिल्म बार बार चलानी होगी जिसमें आप सफल हो चुके हैं, आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है और आप वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि आपके दिमाग को अवसर पहचानने और सही फैसले लेने के लिए तैयार भी करती है। वे यह भी मानते हैं कि कल्पना और इच्छा का मिलन सबसे शक्तिशाली संयोजन है। जब आप किसी चीज को गहराई से चाहते हैं और उसकी बार बार कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस इच्छा को पूरा करने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन तकनीक को इतना महत्व दिया जाता है। यह न केवल आपके मनोबल को बढ़ाती है बल्कि आपको वह करने के लिए प्रेरित करती है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है। इस अध्याय का एक और मुख्य संदेश यह है कि कल्पना का मूल्य तभी है जब वह संगठित योजना में बदल जाए। हिल चेतावनी देते हैं कि अगर आप सिर्फ सपने देखते रहेंगे और उन्हें कार्रवाई में नहीं बदलेंगे तो वे कभी हकीकत नहीं बनेंगे। कल्पना को उत्पादक बनाने के लिए आपको अनुशासन, फोकस और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अंत में हिल हमें यह याद दिलाते हैं कि कल्पना जन्मजात है, लेकिन इसे मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए अभ्यास जरूरी है। जैसे शरीर के मांसपेशियां वर्कआउट से मजबूत होती हैं, वैसे ही कल्पना भी अभ्यास और लगातार प्रयोग से शक्तिशाली बनती है। नए अनुभव लें, नई चीजें सीखें, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलें और सबसे बढ़कर हर दिन अपने लक्ष्यों की कल्पना करने का अभ्यास करें। इस अध्याय का सार यही है, कल्पना आपके जीवन की कार्यशाला है। यहाँ आपके विचार आकार लेते हैं, आपकी इच्छाएं योजनाओं में बदलती हैं और आपकी योजनाएं हकीकत बनती हैं। अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लें तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। चैप्टर 7 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण सच बताते हैं। सिर्फ इच्छा रखना और लक्ष्य के बारे में सोचना काफी नहीं है, उसे ठोस कार्य योजना में बदलना ही असली खेल है। यहीं पर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। वे इसे इस तरह समझाते हैं, इच्छा, डिजायर आपके दिमाग में एक बीज की तरह है, लेकिन योजना, प्लान वह मिट्टी, पानी और धूप है जो उसे पनपने और फल देने के लिए जरूरी है। हिल का कहना है कि सफल लोग कभी बिना योजना के आगे नहीं बढ़ते। वे अपनी हर महत्वाकांक्षा को एक साफ, ठोस और व्यावहारिक योजना में ढालते हैं, फिर लगातार उस पर काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करते हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे आपकी डिजायर को एक्शन में बदलने का असली तरीका योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। एक मास्टरमाइंड समूह का महत्व। हिल की सलाह है कि एक अकेला इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, हर बार अकेले सबसे अच्छी योजना नहीं बना सकता। इसके लिए आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जरूरत होती है। ऐसे लोगों का समूह जिनके पास अलग अलग कौशल, अनुभव और दृष्टिकोण हो।
यह समूह आपके विचारों की जांच करेगा, उनमें सुधार करेगा और आपको सही दिशा में ले जाएगा। वे यह भी कहते हैं कि अपने मास्टरमाइंड टीम में सिर्फ उन लोगों को शामिल करें जिन पर आपको भरोसा है, जो आपके लक्ष्य में रुचि रखते हैं और जो सकारात्मक सोच वाले हैं। नकारात्मक सोच या संदेह रखने वाले लोग आपकी योजना को कमजोर कर सकते हैं। 2. योजना बनाना और उसे सुधारना। हिल का मानना है कि पहली बार बनाई गई योजना शायद ही परफेक्ट होती है। यह जरूरी है कि आप शुरुआती योजना पर अमल करें, फिर परिणाम देखें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें। इसे वे टेम्परेरी डिफीट और फेलियर से सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। अगर कोई योजना काम नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका लक्ष्य असंभव है, बल्कि इसका मतलब है कि योजना को बदलना या सुधारना जरूरी है। वे एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब का सफल डिजाइन बनाने से पहले हजारों असफल प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी योजना में बदलाव किया और अंततः सफलता पाई। 3 योजनाओं के निर्माण के मूल सिद्धांत। हिल कुछ सिद्धांत बताते हैं जो हर योजना में शामिल होने चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य। आपकी योजना को एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए, न कि किसी अस्पष्ट दिशा में। लिखित योजना। जो योजना सिर्फ दिमाग में हो वह हवा में तैरने वाली कल्पना जैसी है। लिखित योजना ठोस और वास्तविक होती है। यथार्थवादी कदम। आपकी योजना में ऐसे कदम होने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके, न कि सिर्फ सैद्धांतिक बातें। जिम्मेदारी का विभाजन। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो हर सदस्य को उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। समय सीमा। हर कदम के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए ताकि काम ढीला न पड़े। 4. असफलता से निपटना। इस अध्याय का एक बड़ा हिस्सा असफलता के डर को खत्म करने के लिए समर्पित है। हिल कहते हैं कि योजनाओं के फेल होने पर लोग अक्सर हार मान लेते हैं, जबकि असफलता केवल यह बताती है कि उस योजना में सुधार की जरूरत है। अगर एक योजना काम न करे तो तुरंत नई योजना बनाएं और उसे लागू करें। वे यह भी कहते हैं कि असफलता स्थायी नहीं होती, बल्कि यह एक सबक होती है जो आपको बेहतर योजना बनाने का मौका देती है। सफल लोग बार बार नई योजनाएं बनाते और लागू करते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। 5. आत्मनिर्भरता और नेतृत्व। हिल बताते हैं कि एक अच्छी योजना का नेतृत्व करने के लिए आपको नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होती है। इसमें ईमानदारी, आत्मविश्वास, दृढ़ता और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता शामिल है। वे 2 प्रकार के नेतृत्व की बात करते हैं। नेतृत्व जो बल प्रयोग पर आधारित है, यह अस्थायी और असुरक्षित होता है। नेतृत्व जो सहमति और सहयोग पर आधारित है, यह स्थायी और मजबूत होता है। अगर आप अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू करना चाहते हैं तो आपको ऐसा नेता बनना होगा जिस पर लोग भरोसा करें और जिसके साथ वे काम करना चाहें। 6. अपने अवसर खुद बनाना। हिल इस मिथक को तोड़ते हैं कि सही अवसर का इंतजार करना चाहिए। वे कहते हैं कि अधिकतर सफल लोग अपने अवसर खुद बनाते हैं और इसके लिए वे योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। अगर आप अपने अवसर का इंतजार करते रहेंगे तो आप जीवन भर इंतजार करते रह सकते हैं। 7. योजना में लचीलापन। हिल जोर देते हैं कि आपकी योजना पत्थर पर लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं और आपकी योजना को उन परिस्थितियों के हिसाब से बदलने में सक्षम होना चाहिए। जिद्दीपन और अनम्यता आपके प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। 8. योजना बनाने की प्रक्रिया का एक उदाहरण। कल्पना करें कि आपका लक्ष्य है एक सफल ऑनलाइन बिजनेस बनाना। एक लक्ष्य तय करें, जैसे 1 साल में 10 लाख की कमाई वाला ई-कॉमर्स स्टोर। 2. मास्टरमाइंड समूह बनाएं। इसमें डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, सप्लाई चेन मैनेजर और वेब डेवलपर शामिल करें। 3. लिखित योजना बनाएं, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर खोज, वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग कैंपेन, सेल्स ऑप्टिमाइजेशन। 4. समय सीमा तय करें। हर स्टेप के लिए डेडलाइन सेट करें। 5. नियमित समीक्षा। हर हफ्ते प्रगति देखें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। यह प्रक्रिया वही है जो हिल कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आपकी इच्छा को कार्य में बदलने का पुल है। 9. संगठित योजना और दृढ़ संकल्प का मेल। हिल मानते हैं कि योजना सिर्फ आधा काम है, बाकी आधा दृढ़ता, परसिस्टेंस है। कई लोग बेहतरीन योजना बनाते हैं लेकिन उसे लंबे समय तक लागू नहीं कर पाते। आपको अपनी योजना पर तब तक काम करना होगा जब तक वह सफल ना हो जाए, चाहे इसमें कितनी भी बार बदलाव क्यों न करने पड़े। 10. अंतिम संदेश। हिल इस अध्याय को एक शक्तिशाली याद दिलाने के साथ खत्म करते हैं। कोई भी इच्छा तब तक वास्तविकता में नहीं बदल सकती जब तक उसके पीछे एक संगठित, व्यवहारिक और लगातार लागू की जाने वाली योजना न हो।
आपकी कल्पना में बने सपने और आपके जीवन की उपलब्धियां, इनके बीच का असली पुल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं, योजना बनाते हैं, उसे लागू करते हैं, असफलता से सीखते हैं और लगातार सुधार करते रहते हैं, तभी आप अपनी इच्छा को ठोस हकीकत में बदल सकते हैं। और यही वह बिंदु है जहां सपने देखना बंद होता है और वास्तविक सफलता की कहानी शुरू होती है। चैप्टर 8, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, नेपोलियन हिल। इस अध्याय में एक ऐसी आदत पर गहरी चोट करते हैं जो दुनिया के ज्यादातर लोगों को उनकी मंजिल से दूर रखती है। टाल-मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। वे इसे एक छिपा हुआ चोर कहते हैं जो आपकी सबसे बड़ी इच्छाओं और संभावनाओं को चुरा लेता है। लेकिन वे यह भी बताते हैं कि सफल लोग इस चोर को पकड़ना और नियंत्रित करना जानते हैं और इसे हराने का असली हथियार है डिसीजन यानी स्पष्ट और दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता। फिल का कहना है कि इच्छा, डिजायर और योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप समय पर और स्पष्ट निर्णय नहीं लेते तो सब बेकार हो जाएगा। वे इसे इस तरह समझाते हैं, सपनों और हकीकत के बीच की सबसे पतली लेकिन सबसे मजबूत दीवार है निर्णय लेने की क्षमता। एक, टाल-मटोल और असफलता का रिश्ता। हिल के अनुसार टाल-मटोल सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे कदम उठाने में देरी करते हैं। यह देरी धीरे धीरे उनकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है और वे खुद को बहानों में डुबो देते हैं। वे कहते हैं, निर्णय लेने में देरी करना एक आदत है और यह आदत आपकी बाकी सभी अच्छी आदतों को नष्ट कर सकती है। 2, सफल लोगों का निर्णय लेने का तरीका। हिल ने 500 से ज्यादा सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया और पाया कि उनमें से लगभग सभी में एक समान गुण था। वे निर्णय जल्दी लेते थे और उन्हें धीरे धीरे बदलते थे, अगर बिल्कुल जरूरी हो तभी। इसके विपरीत असफल लोग निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं और जब लेते हैं तो बार बार बदलते रहते हैं। सफल लोग अपने निर्णयों के पीछे खड़े रहते हैं, चाहे आलोचना हो चाहे विपरीत परिस्थितियां हो। वे जानते हैं कि एक अधूरा निर्णय जो समय पर लिया गया हो, अक्सर एक परफेक्ट लेकिन देर से लिए गए निर्णय से ज्यादा कारगर होता है। 3, डर और निर्णय में देरी। टाल-मटोल का असली कारण अक्सर डर होता है। असफल होने का डर, आलोचना का डर, पैसे खोने का डर, या गलत साबित होने का डर। हिल कहते हैं कि ये डर दिमाग में धुंध पैदा करते हैं जिससे व्यक्ति निर्णय लेने से बचता है। वे सलाह देते हैं कि अगर आप डर के कारण निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो डर को खत्म करने के लिए छोटे छोटे तुरंत लिए जाने वाले निर्णय लेने की आदत डालें। जैसे जैसे आप इन छोटे निर्णयों में सफल होंगे, वैसे वैसे बड़े निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4, खुद सोचने की ताकत। हिल के अनुसार निर्णय लेने की सबसे बड़ी बाधा है दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भर होना। जब आप बार बार दूसरों से पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप अपनी सोचने की क्षमता खोने लगते हैं। सफल लोग दूसरों की राय सुनते हैं लेकिन अंतिम निर्णय खुद लेते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि ज्यादातर लोग आपको अपनी सीमाओं के हिसाब से सलाह देंगे, न कि आपकी संभावनाओं के हिसाब से। अगर आप हर समय दूसरों की मंजूरी का इंतजार करेंगे तो आप अपने फैसले खुद कभी नहीं लेंगे। 5, मास्टरमाइंड और निर्णय। पिछले अध्याय में हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की सलाह दी थी। यहाँ वे बताते हैं कि मास्टरमाइंड समूह से सलाह लेना और निर्णय खुद लेना, ये 2 अलग बातें हैं। मास्टरमाइंड आपको अधिक विकल्प देगा, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। अगर आप निर्णय लेने की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो आप अपनी सफलता का नियंत्रण खो देते हैं। 6, निर्णायक सोच के फायदे। स्पष्ट दिशा। निर्णय लेने से आपको पता होता है कि अगला कदम क्या है। आत्मविश्वास में वृद्धि। हर बार जब आप निर्णय लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तेज प्रगति। निर्णय जल्दी लेने से आप अधिक प्रयोग कर पाते हैं और जल्दी सीखते हैं। प्रतिस्पर्धा में बढ़त। ज्यादातर लोग देर करते हैं, इसलिए जल्दी निर्णय लेने वाले हमेशा आगे रहते हैं। 7, ऐतिहासिक उदाहरण। हिल एक ऐतिहासिक घटना का उदाहरण देते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का। 1776 में जब अमेरिका के नेताओं ने ब्रिटेन से आजादी की घोषणा की तो वह एक साहसी और निर्णायक कदम था। इस घोषणा के पीछे कोई गारंटी नहीं थी कि वे जीतेंगे, लेकिन उन्होंने एक स्पष्ट निर्णय लिया और उस पर डटे रहे। यही दृढ़ता अंततः जीत का कारण बनी। हिल कहते हैं, अगर वे नेता निर्णय लेने में देरी करते तो शायद आज इतिहास अलग होता। 8, निर्णय लेने की आदत कैसे डालें। छोटे निर्णय तुरंत लें, जैसे आज कौन सा काम पहले करना है
यह तय करने में 5 सेकंड से ज्यादा ना लें। निर्णय लिखें। लिखित निर्णय आपके मन को स्थिर करता है और आपको उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित करता है। अंतिम तिथि तय करें। हर निर्णय लेने के लिए अपने आप को एक समय सीमा दें। गलतियों को स्वीकारें, गलत निर्णय से सीखें, लेकिन उससे डरे नहीं। भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्सा, डर या अत्यधिक उत्साह में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। 9. आलोचना का सामना करना सीखें। हिल बताते हैं कि निर्णायक व्यक्ति को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका आत्मविश्वास दूसरों की असुरक्षा को उभार देता है। अगर आप आलोचना के डर से निर्णय बदलते रहेंगे, तो आप कभी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। वे कहते हैं, आलोचना से बचने का एकमात्र तरीका है कुछ मत कहो, कुछ मत करो और कुछ मत बनो। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको आलोचना को अपनाना होगा। 10. निर्णय और धन अर्जन का संबंध। हिल अपने शोध से एक और रोचक तथ्य बताते हैं। जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर धन अर्जित किया, उनमें निर्णायकता, डिसाइसिवनेस का स्तर बेहद ऊंचा था। चाहे वह बड़े निवेश का फैसला हो, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का निर्णय या किसी जोखिम भरे प्रोजेक्ट में कदम रखना, उन्होंने निर्णय जल्दी लिया और उस पर डटे रहे। वे यह भी कहते हैं कि अवसर का दरवाजा अक्सर बहुत देर तक खुला नहीं रहता। जो लोग तुरंत निर्णय नहीं लेते, वे अक्सर दरवाजा बंद होने के बाद पछताते हैं। 11. टालमटोल को खत्म करने के लिए मानसिक अभ्यास। अभी करो मंत्र। अपने दिमाग में यह आदत डालें कि कोई भी छोटा काम तुरंत करें, अगर उसे 2 मिनट से कम में किया जा सकता है। निर्णय का परीक्षण। खुद से पूछें, अगर मैं यह निर्णय नहीं लेता तो इसकी क्या कीमत होगी। विकल्प सीमित करें। बहुत सारे विकल्प होने से निर्णय में देरी होती है। विकल्प सीमित करने से निर्णय आसान होता है। फेलियर को नया नाम दें। इसे एक अनुभव माने, न कि अंत। 12. निर्णायकता बनाम जिद्दीपन। हिल सावधान करते हैं कि निर्णायक होना और जिद्दी होना एक जैसी चीजें नहीं है। निर्णायक व्यक्ति जरूरत पड़ने पर तथ्यों और तर्क के आधार पर अपना निर्णय बदल सकता है, लेकिन जिद्दी व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी बात पर अड़ा रहता है, भले ही वह गलत साबित हो रही हो। 13. निष्कर्ष। निर्णय ही स्वतंत्रता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है कि निर्णय लेने की क्षमता आपके जीवन पर नियंत्रण पाने की कुंजी है। जब तक आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, आप दूसरों के फैसलों के गुलाम बने रहते हैं। हिल कहते हैं, आपके जीवन की दिशा उन फैसलों से तय होती है जो आप लेते हैं, और उन फैसलों से जो आप लेने से बचते हैं। सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को तय करें, उन पर आधारित योजना बनाएं और फिर बिना डर और बिना देरी के निर्णय लें। टालमटोल को जीतने का यही असली तरीका है। निर्णय लेना, उस पर डटे रहना और जरूरत पड़ने पर ही उसे बदलना। अगर इच्छा आपका इंजन है, योजना आपका रोड मैप है, तो निर्णय आपका एक्सेलरेटर है। बिना एक्सेलरेटर के सबसे बेहतरीन कार भी कहीं नहीं जा सकती। उसी तरह बिना निर्णय के आपके सपने कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। चैप्टर 9 Persistence, the sustained effort necessary to induce faith। नेपोलियन हिल इस अध्याय में हमें एक बेहद जरूरी सफलता के नियम से परिचित कराते हैं। Persistence यानी दृढ़ता या निरंतरता। वे साफ तौर पर कहते हैं कि बिना दृढ़ता के कोई भी इच्छा, सपना या योजना वास्तविकता में बदल ही नहीं सकती। चाहे आपकी सोच कितनी भी बड़ी हो, आपकी इच्छा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत नहीं करते, तो वह बस एक कल्पना बनकर रह जाएगी। हिल के अनुसार दृढ़ता वह ताकत है जो आपकी इच्छा को जलते हुए अंगारे से भड़कते हुए अग्निकुंड में बदल देती है, और यह वही शक्ति है जो आपके अंदर विश्वास, फेथ को जगाने और उसे जीवित रखने में मदद करती है। इस अध्याय में हिल यह स्पष्ट करते हैं कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है लोगों का जल्दी हार मान लेना। कई लोग शुरू में जोश और उत्साह के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बाधाएं, कठिनाइयां या अस्थायी असफलताएं मिलती हैं, वे पीछे हट जाते हैं। वे बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या यह मान लेते हैं कि शायद यह उनके बस की बात नहीं थी। असल में वे नाकाम नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सफलता पाने से पहले ही अपनी कोशिश रोक दी। हिल कहते हैं, हार मान लेना ही असली हार है। दृढ़ता केवल एक आदत नहीं है, यह आपके सोचने और जीने का तरीका है। यह आपके चरित्र की ताकत का हिस्सा बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। इसके लिए आपको 4 जरूरी तत्व चाहिए। 1. एक स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अगर आपका लक्ष्य साफ और पक्का है, तो आपके पास आगे बढ़ने का कारण होता है।
और यह कारण आपको मुश्किल समय में भी टिकाए रखता है। तो इच्छा की ताकत, डिजायर, जलती हुई इच्छा ही वह ईंधन है जो आपको बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। 3. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। खुद पर और अपनी क्षमता पर भरोसा होना जरूरी है ताकि आप दूसरों की राय या आलोचना से डगमगाए नहीं। 4. योजनाबद्ध कार्रवाई, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना ठोस योजना के आपकी मेहनत बिखर जाएगी। योजनाएं आपको सही दिशा में लगातार आगे बढ़ाती हैं। हिल यहाँ कई उदाहरण देते हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों असफल प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्होंने सीखा और फिर से कोशिश की। अगर एडिसन ने 100 प्रयासों के बाद ही हार मान ली होती तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। दृढ़ता का मतलब यह भी नहीं है कि आप आंख मूंद कर एक ही तरीके को बार बार दोहराते रहें। इसका असली मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर टिके रहें, लेकिन अपनी रणनीति को जरूरत पड़ने पर बदलें। असफलता के बाद सीखना, अपने प्लान को एडजस्ट करना और फिर से कोशिश करना ही असली दृढ़ता है। इस अध्याय में हिल हमें यह भी बताते हैं कि दृढ़ता का सबसे बड़ा दुश्मन है टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन और बहानों की आदत। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वे कल से शुरू करेंगे या जब हालात सही होंगे तब मेहनत करेंगे, लेकिन सही हालात कभी अपने आप नहीं आते, आपको खुद उन्हें बनाना पड़ता है। हिल कहते हैं हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, क्योंकि वही मिलकर बड़ी जीत बनाते हैं। हिल दृढ़ता को बढ़ाने के लिए 8 प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। 1. एक निश्चित उद्देश्य और उसे पाने की जलती हुई इच्छा, इससे आपको कभी हार मानने का मन नहीं करेगा। 2. एक स्पष्ट और ठोस योजना, ताकि आपको हर समय पता हो कि अगला कदम क्या है। 3. मन को नकारात्मक विचारों से बचाना, डर, संदेह और निराशा से दूर रहें। 4. मजबूत इच्छा शक्ति का अभ्यास, रोज अपने आप को छोटे छोटे काम पूरे करने की चुनौती दें। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, बाहर से मदद की उम्मीद करने के बजाय खुद को प्रेरित करें। 6. एक मास्टरमाइंड ग्रुप, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके लक्ष्य को सपोर्ट करते हैं। 7. असफलताओं से सीखना, उन्हें हार नहीं बल्कि सबक समझे। 8. लगातार कार्रवाई, चाहे हालात जैसे भी हों, रोज कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ाएं। हिल यह भी चेतावनी देते हैं कि अस्थायी हार से निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्थायी हार में बदलना आपकी गलती होगी। अधिकतर लोग अपने लक्ष्य से ठीक पहले ही हार मान लेते हैं, जब वे सफलता से बस एक कदम दूर होते हैं। यह ऐसे है जैसे कोई खदान खोद रहा हो और सोना मिलने से 1 फुट पहले रुक जाए। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश यह है कि दृढ़ता केवल सफलता के लिए जरूरी नहीं, बल्कि यह आपके अंदर विश्वास भी पैदा करती है। जब आप कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे आपके अंदर अटूट विश्वास में बदल जाता है, जो आगे और बड़ी जीत के लिए जरूरी है। हिल यह भी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में दृढ़ता को पक्का करना चाहते हैं तो आपको मन में स्पष्ट तस्वीर और दिल में जलती हुई आग रखनी होगी। यह तस्वीर आपको याद दिलाएगी कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और यह आग आपको थकान, आलोचना और असफलताओं से ऊपर उठाएगी। अंत में हिल हमें यह समझाते हैं कि दृढ़ता ही वह गुण है जो औसत और असाधारण लोगों में फर्क पैदा करता है। यह वह पुल है जो आपकी इच्छा को हकीकत से जोड़ता है। अगर आपके पास दृढ़ता है तो कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई, कोई भी अस्थायी हार आपको रोक नहीं सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं और कभी हार नहीं मानते। चैप्टर 10, पावर ऑफ द मास्टर माइंड, द ड्राइविंग फोर्स। नेपोलियन हिल इस अध्याय में हमें एक ऐसी शक्ति से परिचित कराते हैं जो सफलता की मशीन का इंजन है। मास्टरमाइंड की शक्ति, वे इसे द ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, यानी वह ताकत जो आपके सपनों को चलाती है, आपके विचारों को ऊर्जा देती है और आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड केवल एक समूह नहीं है, बल्कि यह दिमागों का ऐसा संगम है जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की बुद्धि, अनुभव और रचनात्मक सोच एक साथ मिलकर एक नई, बड़ी और शक्तिशाली सोच बनाती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मास्टरमाइंड का मतलब क्या है। हिल इसे इस तरह परिभाषित करते हैं: 2 या 2 से अधिक लोग जो सामंजस्य और एक समान लक्ष्य के साथ अपने ज्ञान और प्रयास को मिलाते हैं। जब ऐसे लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी संयुक्त सोच और ऊर्जा किसी एक व्यक्ति की क्षमता से कई गुना अधिक हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे अलग अलग संगीतकार मिलकर एक सुंदर सिम्फनी बनाते हैं जो अकेले बजाए गए सुर से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है।
हिल का कहना है कि मास्टरमाइंड की शक्ति के पीछे एक अदृश्य लेकिन वास्तविक ऊर्जा होती है। जब दो या दो से अधिक दिमाग एकजुट होकर सोचते हैं तो उनके विचारों की तरंगें एक दूसरे से टकराकर नई संभावनाओं को जन्म देती हैं। यह ऐसा है जैसे बिजली के दो तार आपस में जुड़ जाएं और मिलकर ज्यादा रोशनी पैदा करें। वे इसे तीसरे दिमाग का निर्माण कहते हैं। यानी जब दो दिमाग मिलते हैं तो वे एक तीसरा अदृश्य दिमाग पैदा करते हैं जो दोनों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस अध्याय में हिल हमें यह भी बताते हैं कि इतिहास के लगभग सभी महान उपलब्धियां मास्टरमाइंड की शक्ति का नतीजा है। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई में, उद्योग जगत के बड़े बड़े साम्राज्यों में और विज्ञान की महान खोजों में हमेशा ऐसे लोगों का समूह था जो एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होकर काम कर रहे थे। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और लूथर बर्बैंक, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे, लेकिन वे नियमित रूप से मिलते, विचार साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। उनके व्यक्तिगत योगदानों के अलावा उनके बीच का यह सहयोग ही उनकी असाधारण सफलता का गुप्त हथियार था। मास्टरमाइंड की शक्ति को समझने के लिए हमें दो मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। एक, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आर्थिक पक्ष। जब आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आपको ऐसे अवसर, संसाधन और ज्ञान मिलते हैं जो अकेले आपके पास नहीं होते। आपका नेटवर्क आपको पूंजी, विचार और बाजार तक पहुंच देता है। दो, साइकिक एस्पेक्ट, मानसिक आध्यात्मिक पक्ष। सही लोगों के साथ विचार साझा करने से आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आपको प्रेरणा मिलती है। यह वह सकारात्मक वाइब है जो आपको थकान के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड का चयन करते समय सावधानी बहुत जरूरी है। सभी लोग इस समूह में शामिल होने लायक नहीं होते। आपको ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जिनके सोचने का तरीका सकारात्मक हो, जो आपके लक्ष्य में सच्ची दिलचस्पी रखते हों और जो नकारात्मकता फैलाने वाले न हों। एक नकारात्मक व्यक्ति पूरी टीम की ऊर्जा को खत्म कर सकता है। इसलिए इस शक्ति को बनाए रखने के लिए टीम में सामंजस्य, हार्मोनी होना जरूरी है। वे यह भी बताते हैं कि मास्टरमाइंड का फायदा उठाने के लिए सिर्फ मीटिंग्स करना काफी नहीं है। आपको सक्रिय रूप से विचार साझा करने, समस्याओं का हल खोजने और एक दूसरे की प्रगति में सहयोग देने की आदत डालनी होगी। मास्टरमाइंड के सदस्य एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, गलतियों पर रचनात्मक सुझाव देते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। हिल मास्टरमाइंड की तुलना बैटरी से करते हैं। जैसे बैटरी में कई सेल मिलकर बिजली पैदा करते हैं, वैसे ही कई दिमाग मिलकर मानसिक और रचनात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। अकेला सेल थोड़ी सी बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन कई सेल मिलकर बड़ी मशीनें चला सकते हैं। इसी तरह अकेला व्यक्ति कुछ हद तक प्रगति कर सकता है, लेकिन मास्टरमाइंड उसे कई गुना तेजी और मजबूती से आगे बढ़ाता है। यहाँ एक और अहम बात है, मास्टरमाइंड सिर्फ बिजनेस के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी है। चाहे आप खेल में चैंपियन बनना चाहें, एक किताब लिखना चाहें, सामाजिक बदलाव लाना चाहें या कोई नई तकनीक विकसित करना चाहें, सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इस अध्याय में हिल यह भी समझाते हैं कि मास्टरमाइंड केवल विचारों के आदान प्रदान का नाम नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक तालमेल का भी नाम है। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो एक खास तरह की सिंक्रोनाइजेशन पैदा होती है। यह सिंक्रोनाइजेशन ही नए विचारों और नवाचार का स्रोत बनती है। मास्टरमाइंड की शक्ति का असली जादू तब दिखता है जब इसके सदस्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समूह के सामूहिक लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं। हिल का मानना है कि ऐसे समूह में न केवल ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, बल्कि सदस्यों का साहस, दृढ़ता और विश्वास भी मजबूत होता है। अगर आप अपने जीवन में मास्टरमाइंड की शक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हिल कुछ स्पष्ट सुझाव देते हैं। एक, अपना लक्ष्य तय करें। जब तक आपको खुद पता नहीं कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप सही लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे। 2, सही लोगों का चयन करें। ऐसे लोग चुनें जिनके कौशल आपके कौशल को पूरक करें। 3, सामंजस्य बनाए रखें। नकारात्मकता और आपसी विवाद, मधुरता से बचें। 4, नियमित और संगठित मीटिंग्स करें। सिर्फ मिलने के बजाय हर बैठक में ठोस प्रगति की समीक्षा करें। 5, खुला और ईमानदार संवाद करें। विचार साझा करने से न डरें और आलोचना को रचनात्मक तरीके से लें। हिल का यह अध्याय हमें यह समझाता है कि अकेले सफल होना बेहद मुश्किल है,
लेकिन सही टीम और सही सोच के साथ आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मास्टरमाइंड की शक्ति केवल संसाधन जुटाने या विचार साझा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक शक्ति है जो आपको लंबे समय तक प्रेरित, केंद्रित और मजबूत बनाए रखती है। अंत में नेपोलियन हिल यह याद दिलाते हैं कि मास्टरमाइंड की शक्ति आपके सपनों को हकीकत बनाने में एक गुप्त हथियार है। यह आपके विचारों को दिशा देती है, आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपको ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ाती है जो अकेले कभी संभव नहीं होती। अगर आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं और इसे सही तरीके से लागू करते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे बल्कि उस सफर का आनंद भी लेंगे। चैप्टर 11 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक ऐसे विचार को सामने रखते हैं जिसे वे सफलता के सबसे कम समझे जाने वाले लेकिन सबसे ताकतवर रहस्यों में से एक बताते हैं, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यह नाम सुनकर कई लोग इसे केवल शारीरिक पहलू से जोड़ देते हैं, लेकिन हिल का दृष्टिकोण इससे कहीं गहरा है। वह बताते हैं कि सेक्स की ऊर्जा इंसान के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली और रचनात्मक ताकतों में से एक है, और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में बदला जाए तो यह अपार सफलता, रचनात्मकता और उपलब्धियों का स्रोत बन सकती है। हिल शुरुआत में यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है एक ऊर्जा को एक अलग रूप में बदलना। जैसे बिजली को बल्ब में रोशनी में बदला जा सकता है, उसी तरह सेक्स की ऊर्जा, जो प्राकृतिक और जन्मजात है, को अगर शारीरिक संतुष्टि से हटाकर रचनात्मक और उत्पादक कार्यों की ओर मोड़ दिया जाए तो यह इंसान को महानता की ओर ले जाती है। उनका तर्क यह है कि इतिहास में जितने भी महान नेता, कलाकार, आविष्कारक और सफल व्यवसायी हुए हैं, उनमें से अधिकतर ने इस शक्ति को समझा और इसे अपने काम, कला या नेतृत्व में बदल दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्स की इच्छा इतनी गहरी और प्रबल होती है कि यह इंसान के व्यवहार, सोच और प्रेरणा को सीधे प्रभावित करती है। यह इच्छा हमारे अंदर ऊर्जा का एक ऐसा भंडार खोलती है जो साधारण परिस्थितियों में सोया हुआ रहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस इच्छा को केवल शारीरिक संतुष्टि तक सीमित नहीं रखता बल्कि इसे अपने लक्ष्यों, सपनों और रचनात्मकता में लगाता है तो उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास आता है, सोच में चमक आती है और उसकी व्यक्तित्व में एक अनोखी करिश्माई ताकत पैदा होती है। हिल इस विचार को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाते हैं। हमारा मस्तिष्क तब सबसे अधिक सक्रिय, केंद्रित और रचनात्मक होता है जब हम गहरी भावनाओं से भरे होते हैं। सेक्स की ऊर्जा एक ऐसी भावनात्मक अवस्था पैदा करती है जिसमें कल्पना, साहस और आत्मविश्वास की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि वे इसे क्रिएटिव एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा को कला, संगीत, आविष्कार, बिजनेस और नेतृत्व के क्षेत्र में लगाना इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां महान उपलब्धियों के पीछे यह गुप्त शक्ति काम कर रही थी। हिल बताते हैं कि महान कलाकारों, कवियों और वैज्ञानिकों में अक्सर एक मजबूत भावनात्मक प्रेरणा रही है। कभी प्रेम, कभी रोमांस और कभी किसी खास व्यक्ति के लिए कुछ बड़ा करने की चाह। यह भावनात्मक जुड़ाव ही उनकी रचनात्मक ऊर्जा को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। वे कहते हैं कि यह ऊर्जा पुरुषों में महिलाओं की उपस्थिति और महिलाओं में पुरुषों की उपस्थिति से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, लेकिन इसे सीमित और नियंत्रित करके रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल करना ही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है। हिल एक दिलचस्प तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि साधारण इंसान इस ऊर्जा का इस्तेमाल केवल इंद्रियों की संतुष्टि में करता है, जिससे यह शक्ति जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन असाधारण इंसान इस ऊर्जा को जमा करता है, उसे विचारों, योजनाओं और कर्म में बदल देता है। इसका मतलब यह नहीं कि सेक्स या उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर आप केवल उसी पर केंद्रित रहेंगे तो इस ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वे यह भी बताते हैं कि सेक्स ड्राइव इंसान के जीवन में 3 महत्वपूर्ण चीजों को बढ़ा देता है: कल्पना की क्षमता, साहस और इच्छा शक्ति। यही तीनों गुण सफलता के लिए आवश्यक हैं। कल्पना आपको नए विचार देती है, साहस आपको जोखिम उठाने की ताकत देता है और इच्छा शक्ति आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करती है। जब ये तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं तो आपका व्यक्तित्व और प्रभाव इतना मजबूत हो जाता है कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक चेतावनी भी देते हैं। अगर यह ऊर्जा गलत दिशा में जाती है तो यह इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। अनियंत्रित और लापरवाह तरीके से इस शक्ति का उपयोग करने से ध्यान भटक सकता है, लक्ष्य छूट सकते हैं और जीवन असंतुलित हो सकता है।
इसलिए वे जोर देते हैं कि इस ऊर्जा को नियंत्रित करना और उसे रचनात्मक कार्यों में बदलना सीखना जरूरी है। वे एक मानसिक तकनीक का सुझाव देते हैं। जब भी आपको लगे कि यह ऊर्जा आपके अंदर जाग रही है, तो उसे तुरंत अपने लक्ष्यों और प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचने में बदल दें। अपने दिमाग को नए विचारों, योजनाओं या रचनात्मक कार्यों में व्यस्त कर दें। समय के साथ आपका मस्तिष्क इसे एक आदत के रूप में सीख लेगा और यह ऊर्जा आपकी सफलता को ईंधन देने लगेगी। हिल यह भी कहते हैं कि महान नेता और सफल लोग अपने व्यक्तित्व में एक आकर्षण और चुंबकत्व रखते हैं, जो इस ट्रांसम्यूटेड ऊर्जा का परिणाम है। उनकी बातचीत, उनकी उपस्थिति और उनका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करता है, और यह असर केवल शब्दों से नहीं आता, बल्कि उस ऊर्जा से आता है जो उन्होंने अपने अंदर जमा की है और सही दिशा में मोड़ी है। इस अध्याय का सार यही है कि सेक्स की शक्ति केवल शारीरिक आनंद के लिए नहीं है। यह एक सार्वभौमिक रचनात्मक शक्ति है जो आपके जीवन को असाधारण बना सकती है। इसे सही तरह से दिशा देकर आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व, रचनात्मकता और प्रभाव को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। फिल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद महानता का रास्ता हमारे अपने अंदर है, एक ऐसी ऊर्जा के रूप में जो हमेशा मौजूद रही है, लेकिन जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आखिर में नेपोलियन हिल का संदेश साफ है, इस शक्ति को दबाने या खत्म करने की कोशिश मत करो। इसके बजाय इसे समझो, नियंत्रित करो और अपने सपनों की सेवा में लगा दो। यह वही ऊर्जा है जिसने इतिहास के महानतम कार्यों को जन्म दिया है, और यह आज भी आपके भीतर सोई हुई है। बस आपको इसे जगाना और सही दिशा में मोड़ना है। चैप्टर 12, द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। नेपोलियन हिल इस अध्याय में हमें हमारे अपने अंदर मौजूद उस रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली हिस्से से परिचित कराते हैं जिसे वे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो कभी सोता नहीं, कभी रुकता नहीं और हमेशा काम करता रहता है, चाहे हम जाग रहे हों या गहरी नींद में हों। फिर इसे एक कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, एक ऐसा पुल जो हमारी चेतन सोच, कॉन्शियस माइंड को अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस और ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। वे इसे इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि इसके बिना थिंक एंड ग्रो रिच के बाकी सभी सिद्धांत अधूरे हैं। हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी का वह पर्दे के पीछे का निर्देशक है जो हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करता है। यह वह जगह है जहां हमारे अनुभव, यादें, विश्वास और भावनाएं जमा रहती हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह केवल वही चीजें ग्रहण करता है जो हम बार बार सोचते हैं और जिन पर गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं। यानी अगर हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और सफलता से जुड़ी सोच को बार बार दोहराते हैं, तो यह उन्हें हमारी स्थायी मानसिकता का हिस्सा बना देता है। वहीं अगर हम नकारात्मक विचारों, डर और शक को बार बार दोहराते हैं, तो यह भी उतनी ही मजबूती से हमारी जिंदगी में जगह बना लेता है। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का न्यूट्रल मैकेनिज्म है। यह खुद तय नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह बस वही स्वीकार करता है जो हम उसे लगातार भेजते हैं। अगर हम उसे नकारात्मक इनपुट देंगे तो वह नकारात्मक आउटपुट देगा, और अगर हम सकारात्मक इनपुट देंगे तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे। यही कारण है कि हमें इसे जानबूझकर और सावधानी से प्रशिक्षित करना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रशिक्षित करें। हिल इसके लिए कई तरीकों का सुझाव देते हैं। पहला तरीका है ऑटो सजेस्शन, जिसके बारे में वह पहले भी विस्तार से बता चुके हैं। ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपने लक्ष्य और इच्छाओं को बार बार भावनाओं के साथ अपने दिमाग में दोहराना ताकि वह आपके अवचेतन में गहराई तक उतर जाएं। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को ऐसे देखना जैसे वे पहले से सच हो गए हों। जब हम अपने मन में स्पष्ट और भावनात्मक चित्र बनाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड केवल भावनाओं के जरिए सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसमें खुशी, जुनून, प्यार, आस्था, उम्मीद और सकारात्मक अपेक्षाएं शामिल हैं। जितनी गहरी और सच्ची आपकी भावना होगी, उतना ही तेजी से आपका अवचेतन उसे पकड़ लेगा। इसी तरह डर, गुस्सा, ईर्ष्या और संदेह जैसी नकारात्मक भावनाएं भी उसी ताकत से असर डालती हैं। लेकिन उल्टा असर। इसलिए हिल चेतावनी देते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हमारे मन में कौन सी भावनाएं ज्यादा समय तक रहती हैं, क्योंकि वही हमारी जिंदगी का रुख तय करती हैं। वे एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ने का माध्यम है। जब आप किसी समस्या पर गहराई से सोचते हैं, फिर उसे छोड़कर आराम करते हैं,
तो अक्सर अचानक कोई समाधान आपके दिमाग में आ जाता है। यह आपका सबकॉन्शियस है जो आपके लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है और ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जुड़कर उत्तर ला रहा होता है। यह प्रक्रिया तभी सही तरीके से होती है जब आपका अवचेतन नकारात्मक विचारों से भरा ना हो और आपके पास एक स्पष्ट निश्चित लक्ष्य हो। फिर इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करता है। हमारे स्वास्थ्य, ऊर्जा और भावनात्मक स्थिति पर यह गहरा असर डालता है। अगर हम लगातार अपने आप से कहते हैं कि हम थके हुए हैं, बीमार हैं या कमजोर हैं, तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर हम इसे बार बार स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत होने के विचार भेजते हैं, तो यह हमारे शरीर को उसी दिशा में प्रभावित करेगा। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। अब हिल यह भी मानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करना आसान नहीं है। यह लंबे समय से जमा हुई आदतों और विचारों से भरा होता है जिन्हें बदलने के लिए लगातार और धैर्यपूर्वक प्रयास करना पड़ता है। यही वजह है कि वे कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति इतनी गहरी इच्छा, बर्निंग डिजायर और आस्था, फेथ रखनी चाहिए कि आप रोजाना बिना थके अपने दिमाग में सकारात्मक विचार डालते रहें। समय के साथ यह पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को बदल देगा और एक नई सफलता उन्मुख मानसिकता तैयार करेगा। वे यह भी समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल केवल धन या भौतिक सफलता के लिए ही नहीं होना चाहिए। आप इसे रिश्तों, सेहत, रचनात्मकता और आत्मिक विकास के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे लिए असंभव को संभव बना सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसे सही निर्देश देने होते हैं। निर्देश देने का सबसे अच्छा तरीका है स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत भावना और बार बार दोहराया गया विश्वास। फिल इस बात को जोर देकर कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की प्रक्रिया में निरंतरता ही सबसे बड़ी कुंजी है। यह ऐसा नहीं है कि आप एक दो बार सकारात्मक सोच लें और सब बदल जाए। यह एक रोजाना का अभ्यास है जो धीरे धीरे आपकी पूरी सोचने की आदत बदल देता है। और जब आपकी आदत बदलती है तो आपका व्यवहार बदलता है और आपका व्यवहार अंततः आपके परिणाम बदल देता है। अध्याय के अंत में हिल हमें एक सशक्त विचार देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही देगा जो आप उससे मांगेंगे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप इसे केवल वही दें जो आप पाना चाहते हैं। इसे डर, संदेह और नकारात्मकता से भरने के बजाय इसे साहस, विश्वास और उम्मीद से भरें। ऐसा करने से आप न केवल अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाएंगे, बल्कि एक ऐसा जीवन भी जी पाएंगे जिसमें संतुलन, खुशी और संतुष्टि होगी। संक्षेप में नेपोलियन हिल का संदेश यह है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे वफादार सेवक है। यह कभी सवाल नहीं करता, कभी रुकता नहीं और हमेशा आपके आदेशों का पालन करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे किस तरह के आदेश देते हैं। अगर आप इसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो यह आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 13 द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट, नेपोलियन हिल। इस अध्याय में हमारे मस्तिष्क की उस अद्भुत क्षमता का खुलासा करते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। वे मस्तिष्क को केवल सोचने का एक साधन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन बताते हैं। यानी यह सिर्फ विचार उत्पन्न नहीं करता बल्कि उन्हें भेजता और प्राप्त भी करता है। यह विचार आधुनिक विज्ञान की खोजों के साथ भी मेल खाता है, लेकिन हिल इसे सफलता के संदर्भ में एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझाते हैं। हिल बताते हैं कि हर इंसान का मस्तिष्क लगातार विचारों की तरंगे उत्पन्न कर रहा होता है। ये तरंगे बेहद सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में निकलती हैं और आसपास के माहौल में फैलती हैं। हमारा दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है जो लगातार सिग्नल भेजता है और साथ ही यह एक रिसीवर की तरह भी है जो दूसरों के विचारों की तरंगे पकड़ता है। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार न केवल हमारी आंतरिक दुनिया को आकार देते हैं बल्कि बाहरी दुनिया में भी प्रभाव डालते हैं और वहां से प्रभाव ग्रहण करते हैं। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए कहते हैं कि जब दो लोग किसी गहरी और भावनात्मक बातचीत में होते हैं तो अक्सर वे एक दूसरे की बातें बिना बोले समझ लेते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि उनके मस्तिष्क समान तरंग आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे होते हैं जिससे विचारों का आदान प्रदान आसानी से होता है। यही कारण है कि किसी प्रेरणादायक या सकारात्मक माहौल में रहना
हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल देता है। वे आगे बताते हैं कि मस्तिष्क को एक उच्च स्तर पर सक्रिय करने के लिए भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साधारण और ठंडी सोच का प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब किसी विचार में गहरी भावना जुड़ी हो, जैसे जुनून, विश्वास, प्यार या उत्साह, तो उसकी तरंगे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। यही कारण है कि बर्निंग डिजायर, तेज और प्रबल इच्छा, और फेथ, अटूट विश्वास, हिल के पूरे दर्शन में बार बार सामने आते हैं। ये दोनों चीजें हमारे विचारों को एक असाधारण शक्ति देती हैं, जो उन्हें हमारे मस्तिष्क से बहुत दूर तक प्रसारित करती है। हिल इस विचार को मास्टरमाइंड के सिद्धांत से भी जोड़ते हैं। जब दो या अधिक लोग एक ही लक्ष्य के लिए सकारात्मक भावनाओं के साथ अपने दिमाग को मिलाते हैं, तो उनकी मस्तिष्क तरंगे एक दूसरे को बढ़ाती हैं। इस तरह एक सामूहिक मस्तिष्क शक्ति, कलेक्टिव ब्रेन पावर बनती है, जो किसी भी व्यक्तिगत मस्तिष्क से ज्यादा प्रभावी होती है। यह ठीक वैसे है जैसे कई बैटरियां मिलकर एक बल्ब को ज्यादा रोशनी देती हैं। अब मस्तिष्क केवल विचारों का प्रसारण ही नहीं करता, बल्कि यह उन्हें प्राप्त भी करता है। हिल इसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस और दूसरों के मस्तिष्क से आने वाले विचारों के लिए रिसीवर के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपने मस्तिष्क को शांत, केंद्रित और सकारात्मक रखते हैं, तो हम बाहरी दुनिया से आने वाले विचारों को बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं। यह रिसेप्शन तब और मजबूत होता है जब हम बार बार अपने लक्ष्यों पर सोचते हैं, उनकी कल्पना करते हैं और अपनी भावनाओं को उस दिशा में केंद्रित करते हैं। हिल इस रिसीविंग क्षमता को एक और अद्भुत चीज, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, से जोड़ते हैं, जिस पर वे आगे एक पूरा अध्याय लिखते हैं। उनका मानना है कि छठी इंद्रिय वास्तव में हमारे मस्तिष्क की सबसे ऊंची स्तर की रिसेप्शन क्षमता है, जो हमें ऐसे विचार और समाधान देती है जो तर्क और लॉजिक से नहीं आते। यह तभी सक्रिय होती है जब हमारा मस्तिष्क नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो और हमारी सोच सकारात्मक, रचनात्मक और लक्ष्य उन्मुख हो। इस अध्याय में हिल एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारे मस्तिष्क की तरंगे किस तरह से दूसरों को प्रभावित करती हैं। अगर हम लगातार आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मकता से भरे विचार भेजते हैं, तो हमारा प्रभाव लोगों पर बिना शब्दों के भी पड़ता है। ऐसे लोग चुंबक की तरह दूसरों को आकर्षित करते हैं। इसके उलट, अगर कोई लगातार डर, संदेह और नकारात्मक सोच से भरा हो, तो लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, भले ही वह कुछ कहे नहीं। यह एक अदृश्य ऊर्जा है जिसे हम सभी महसूस करते हैं, लेकिन समझा नहीं पाते। हिल इस विचार को लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव भी देते हैं। पहला, खुद को ऐसे लोगों और माहौल के बीच रखें जो सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों का प्रसारण करते हों। दूसरा, अपनी सोच को जानबूझकर नियंत्रित करें, ताकि आप केवल वही विचार प्रसारित करें जो आपके लक्ष्यों के अनुकूल हों। तीसरा, अपने विचारों में भावना जोड़ें ताकि वे और ज्यादा शक्तिशाली बने। चौथा, रोजाना कुछ समय अपने दिमाग को शांत करने और अपनी इच्छाओं की कल्पना करने में लगाएं, ताकि आपका मस्तिष्क सही तरंगों को पकड़ सके। वे यह भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। हमारे मस्तिष्क की तरंगों की गुणवत्ता और शक्ति हमारी आदतों और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगर हम सालों से नकारात्मक सोच के आदी हैं, तो तुरंत प्रसारण बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लगातार सकारात्मक सोच, ऑटो सजेशन और मास्टर माइंड समूह के साथ काम करने से हम अपने मस्तिष्क की प्रसारण और रिसेप्शन क्षमता को असाधारण स्तर तक बढ़ा सकते हैं। हिल इस अध्याय में यह भी इशारा करते हैं कि यह विचार केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर पर्याप्त लोग अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में प्रसारित करने लगें, तो यह पूरे समाज के माहौल को बदल सकता है। यह वही सिद्धांत है जिसके आधार पर बड़े आंदोलनों, क्रांतियों और सामाजिक बदलावों की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति का विचार दूसरे तक पहुंचता है, फिर तीसरे तक, और धीरे धीरे यह लाखों लोगों के दिमाग में एक साझा तरंग पैदा कर देता है। अंत में हिल हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह हमारी किस्मत का निर्माण करने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हर पल विचार उत्पन्न कर रहा है, उन्हें प्रसारित कर रहा है और बाहर से आने वाले विचारों को प्राप्त कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि हमारा मस्तिष्क प्रसारण और रिसेप्शन कर रहा है या नहीं। सवाल यह है कि हम किस तरह के विचार प्रसारित और प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम इस पर सचेत नियंत्रण रखते हैं और इसे अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हैं, तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। हिल का अंतिम संदेश साफ है, अपने मस्तिष्क को केवल साधारण सोच तक सीमित मत रखिए, इसे एक उच्च आवृत्ति पर ट्यून कीजिए,
सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों का प्रसारण कीजिए और सही विचारों का रिसेप्शन कीजिए। यह आपके लिए असीम अवसरों और अप्रत्याशित सफलताओं का दरवाजा खोल सकता है। चैप्टर 14 द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। नेपोलियन हिल इस अध्याय में हमें मानव मस्तिष्क की सबसे रहस्यमय और गूढ़ क्षमता से परिचित कराते हैं, जिसे वे छठी इंद्रिय कहते हैं। पहले के सभी अध्यायों में उन्होंने धन और सफलता के 13 सिद्धांत समझाए, और अब वे बताते हैं कि इन सब का चरम रूप इस छठी इंद्रिय में मिलता है। वे इसे ज्ञान के मंदिर का द्वार कहते हैं, क्योंकि जब यह सक्रिय हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो हमें अनदेखे स्रोतों से विचार, अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन मिलने लगे हों। हिल बताते हैं कि छठी इंद्रिय कोई जादुई या अलौकिक चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन और इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के बीच की एक संचार प्रणाली है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस से उनका मतलब उस सार्वभौमिक चेतना से है जिसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और सारी सृजनात्मक शक्ति मौजूद है। यह वही शक्ति है जो प्रकृति के हर नियम को नियंत्रित करती है और हर जीव के अस्तित्व का आधार है। छठी इंद्रिय के माध्यम से हम इस असीम ज्ञान भंडार से सीधे जुड़ सकते हैं। वे कहते हैं कि छठी इंद्रिय को जबरदस्ती सक्रिय नहीं किया जा सकता। यह तब स्वाभाविक रूप से विकसित होती है जब हम पहले के 12 सिद्धांतों, विशेष रूप से बर्निंग डिजायर, तेज इच्छा, फेथ विश्वास, ऑटो सजेस्शन, स्व प्रेरणा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान और मास्टर माइंड, सहयोगी मस्तिष्क को अपने जीवन में लगातार लागू करते हैं। जैसे जैसे हम इन सिद्धांतों के साथ अपनी सोच को प्रशिक्षित करते हैं, वैसे वैसे हमारा मस्तिष्क उच्च आवृत्ति पर कार्य करने लगता है और छठी इंद्रिय स्वयं ही खुलने लगती है। फिर इस अनुभव को एक अदृश्य मार्गदर्शक के रूप में वर्णित करते हैं। वे कहते हैं कि कई बार हमें किसी निर्णय के समय अचानक एक विचार, एक चेतावनी या एक समाधान मन में आता है जो हमारे तर्क या अनुभव से नहीं आया होता। यह छठी इंद्रिय का ही संकेत है। यह हमें खतरे से सावधान कर सकती है, अवसरों की ओर खींच सकती है और सही दिशा दिखा सकती है। जब हमारी तर्क शक्ति असमर्थ हो, वे एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं कि कई महान नेता, वैज्ञानिक और कलाकार अपनी असाधारण रचनात्मकता का श्रेय किसी अनदेखी प्रेरणा को देते हैं। जैसे थॉमस एडिसन या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कई आविष्कार या अब्राहम लिंकन के प्रेरक भाषण केवल तर्क और मेहनत से नहीं आए, बल्कि उनके मन में जैसे बाहर से विचार उतरते थे। हिल का मानना है कि यही छठी इंद्रिय की देन है। इस अध्याय में हिल एक बहुत निजी और अनोखी तकनीक भी साझा करते हैं, जिसे वे इनविजिबल काउंसलर्स कहते हैं। वे बताते हैं कि वे हर रात सोने से पहले अपनी कल्पना में एक गोल मेज पर अपने आदर्श लोगों को आमंत्रित करते थे, जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, चार्ल्स डार्विन और कई अन्य। वे उनकी व्यक्तित्व विशेषताओं की कल्पना करते, उनसे सवाल पूछते और उनके जवाब सुनते। शुरू में यह केवल मानसिक अभ्यास था, लेकिन समय के साथ यह इतना वास्तविक हो गया कि हिल कहते हैं कि उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता था कि ये महान लोग सचमुच उनके सामने बैठे हैं और सलाह दे रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल प्रेरणा लेना नहीं था, बल्कि इन महान लोगों के गुणों को अपने भीतर जगाना था। उनका मानना था कि जब हम किसी व्यक्ति की विशेषताओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उनके विचारों की तरंगों को पकड़ सकते हैं और इस प्रक्रिया में उनका थोड़ा सा व्यक्तित्व हमारे भीतर उतर आता है। हिल जोर देकर कहते हैं कि छठी इंद्रिय का उपयोग तभी सुरक्षित और प्रभावी है जब हमारी सोच सकारात्मक हो और हम नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा से मुक्त हों। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा हो तो छठी इंद्रिय से आने वाले संकेत विकृत या खतरनाक हो सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने पूरी किताब में बार बार नकारात्मक भावनाओं को दूर करने पर जोर दिया है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि छठी इंद्रिय कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे अचानक अमीर बनने का रास्ता मिल जाए, बल्कि यह एक उच्च चेतना की स्थिति है जहां आप न केवल अपनी इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, बल्कि उन्हें हासिल करने के लिए सही समय और सही कदम का अंदाजा भी लगा पाते हैं। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। हिल छठी इंद्रिय के बारे में एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी बताते हैं। उनका कहना है कि जब आप किसी लक्ष्य के बारे में लंबे समय तक गहरी भावना के साथ सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन लगातार समाधान खोजने में लगा रहता है, यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं, और फिर अचानक एक दिन समाधान आपको अचानक सूझ जाता है। वास्तव में यह अचानक नहीं होता,
बल्कि यह आपके अवचेतन मन और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच लगातार चल रही बातचीत का परिणाम होता है, जो छठी इंद्रिय के माध्यम से आपको मिलता है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह सही कदम है, और बाद में वह निर्णय सही साबित होता है। यही छठी इंद्रिय है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कभी कभार अनुभव करते हैं, जबकि प्रशिक्षित दिमाग वाले लोग इसे बार बार और भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल हमें सावधान करते हैं कि छठी इंद्रिय की शक्ति का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसे स्वार्थी, हानिकारक या नकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है, तो यह उसके जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकती है, क्योंकि छठी इंद्रिय केवल एक चैनल है। ये जिस तरह के विचार और भावनाएं उसमें डालेंगे, उसी तरह का परिणाम वापस लाएगी। अध्याय के अंत में हिल कहते हैं कि छठी इंद्रिय तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए सबसे ऊंची मानसिक उपलब्धि है। यह हमें केवल धन या सफलता ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाने की क्षमता देती है। वे स्थिति को एक शांत, आत्मविश्वासी जागरूकता कहते हैं, जहां हम अपनी राह पर पूरी निश्चितता के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें भीतर से मार्गदर्शन मिल रहा होता है। संक्षेप में, छठी इंद्रिय हमारे लिए एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली मार्गदर्शक है। इसे पाने के लिए हमें पहले अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को अनुशासित करना होगा, खुद को नकारात्मकता से मुक्त करना होगा, और बार बार अपने लक्ष्यों और आदर्शों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब यह विकसित हो जाती है, तो यह हमें ऐसे अवसरों, लोगों और विचारों से जोड़ देती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। यह सचमुच ज्ञान के मंदिर का द्वार है, और एक बार जब आप इसे खोल लेते हैं, तो आपकी सफलता केवल समय का सवाल रह जाती है। चैप्टर 15 हाउ टू आउटविट द 6 गोस्ट्स ऑफ फियर नेपोलियन हिल इस आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय में हमें एक सच्चाई के सामने खड़ा करते हैं। चाहे हम कितनी भी महत्वाकांक्षा, ज्ञान और योजना बना लें, अगर हमारे अंदर छुपे हुए डर हमें रोकते रहेंगे, तो हम कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस अध्याय का सार यह है कि सफलता की सबसे बड़ी बाधा बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि अंदर के वे भय होते हैं जो हमें लगातार रोकते, कमजोर करते और आत्मविश्वास को खत्म करते हैं। हिल इन डरों को 6 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे उन्हें पहचान कर मात दी जाए। वे कहते हैं कि इन डर को हराना सफलता की यात्रा में अंतिम और निर्णायक कदम है। पहला डर है गरीबी का डर। यह वह अदृश्य जंजीर है जो लाखों लोगों को अपने सपनों के लिए जोखिम लेने से रोकती है। गरीबी का डर हमारे दिमाग में असुरक्षा और कमी की भावना भर देता है, जिससे हम सुरक्षित और साधारण विकल्प चुनते हैं। हिल बताते हैं कि इस डर का सबसे बड़ा लक्षण है निर्णय लेने में देरी, अवसर आने पर भी हिचकिचाहट, और हमेशा इस बात पर फोकस करना कि क्या खो सकता है बजाय इसके कि क्या पाया जा सकता है। गरीबी के डर को हराने का एक ही तरीका है अपने भीतर समृद्धि की मानसिकता विकसित करना। इसका मतलब है खुद को यह बार बार याद दिलाना कि अवसर हमेशा मौजूद हैं और हमारी क्षमता किसी भी परिस्थिति से ज्यादा ताकतवर है। दूसरा डर है आलोचना का डर। यह डर हमारे आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह हमें लोगों की राय का गुलाम बना देता है। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे असफल हुए तो लोग हंसेंगे, ताने देंगे या उनकी आलोचना करेंगे। हिल कहते हैं कि यह डर अक्सर बचपन से आता है, जब हमें बार बार डांटकर या तुलना करके कमजोर किया जाता है। इस डर को हराने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है और किसी की राय से हमारी कीमत तय नहीं होती। हमें यह सोचना चाहिए कि जो लोग हमें रोकते या नीचा दिखाते हैं, वे अक्सर खुद अपने डर और असफलताओं के कैदी होते हैं। तीसरा डर है बीमारी का डर। हिल कहते हैं कि यह डर हमारे शरीर और दिमाग दोनों को कमजोर कर देता है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य को लेकर चिंता करना वास्तव में बीमारी को आकर्षित करता है। यह डर हमें ऊर्जा खोने पर मजबूर करता है और जीवन के आनंद को छीन लेता है। बीमारियों का डर अक्सर नकारात्मक सोच, गलत आदतों और दूसरों की कहानियों से पैदा होता है। इसे हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों और शरीर को स्वस्थ आदतों से भरना। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, लेकिन अति चिंता से बचें, क्योंकि डर भी एक मानसिक बीमारी की तरह है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। चौथा डर है प्यार खोने का डर। यह डर रिश्तों में ईर्ष्या, असुरक्षा और नियंत्रण की प्रवृत्ति पैदा करता है।
हिल बताते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के प्यार को खोने से डरते हैं तो हम अक्सर खुद ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जो उसी डर को सच कर देते हैं। ये डर हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है और स्वतंत्र रूप से सोचने और जीने की क्षमता खत्म कर देता है। इस डर को हराने का तरीका है रिश्तों में विश्वास और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना। जब आप खुद को पर्याप्त समझते हैं तो आप किसी के प्यार को खोने से डरते नहीं, बल्कि उसे सच्ची आजादी और सम्मान के साथ निभाते हैं। 5वां डर है बुढ़ापे का डर। हिल कहते हैं कि यह डर हमें उम्र के साथ आने वाली संभावनाओं के बजाय सीमाओं पर फोकस करवाता है। लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब है कि जीवन खत्म हो रहा है, जबकि वास्तव में यह समय अनुभव, ज्ञान और गहराई का होता है। ये डर अक्सर समाज के उन विचारों से आता है जो युवावस्था को ही सफलता का प्रतीक मानते हैं। इसे हराने के लिए हमें उम्र को अपनी ताकत और विशिष्टता के रूप में देखना होगा। हिल का मानना है कि जीवन का हर दशक नए अवसर और नई ताकतें लाता है, अगर हम उन्हें अपनाने के लिए खुले रहें। 6ठा और अंतिम डर है मृत्यु का डर। यह शायद सबसे गहरा और सार्वभौमिक डर है। मृत्यु का डर हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है और हमें अज्ञात के भय में कैद कर देता है। हिल कहते हैं कि यह डर धार्मिक या सांस्कृतिक धारणाओं या बचपन में सुनी कहानियों से विकसित होता है। इस डर को हराने का तरीका है जीवन को पूरी तरह से जीना और यह मानना कि मृत्यु जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। जब हम अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं तो मृत्यु का डर कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने अपने समय का उपयोग सही तरीके से किया है। नेपोलियन हिल इन 6 डरों को भूत कहते हैं क्योंकि ये अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका असर वास्तविक और शक्तिशाली होता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और जैसे हमने उसे बनाया है वैसे ही हम उसे खत्म भी कर सकते हैं। इन डरों को हराने के लिए हमें लगातार आत्मविश्लेषण करना होगा, अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों पर ध्यान देना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या हम अपनी पसंद और योजनाएं इन डरों के आधार पर बना रहे हैं या अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के आधार पर। हिल इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हमारे पास एक ही समय में या तो विश्वास हो सकता है या डर, दोनों नहीं। अगर हम अपने मन में विश्वास और सकारात्मकता भरते हैं तो डर की कोई जगह नहीं रहती, और अगर हम डर को जगह देते हैं तो विश्वास कमजोर हो जाता है। इसलिए सफलता का अंतिम रहस्य यह है कि हम अपने मन को डर के बजाय विश्वास और आशा से भर दें। इस पूरे अध्याय का संदेश साफ है, अपने डर को पहचानो, उन्हें चुनौती दो और उन्हें नियंत्रित करो, वरना वे तुम्हें नियंत्रित करेंगे। जब आप इन 6 भूतों को हराकर अपने मन को मुक्त कर लेते हैं तो आपके सामने अवसरों की एक नई दुनिया खुल जाती है, और तब आप वास्तव में वही जीवन जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। यह थी थिंक एंड ग्रो रिच की वह आखिरी और सबसे गहरी सीख जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी है। अब बात सिर्फ जानकारी की नहीं बल्कि कार्रवाई की है। आपने हर अध्याय में जाना कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करके, इच्छाओं को स्पष्ट करके, फैसलों में मजबूती लाकर और लगातार प्रयास करके आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर के डर पर होती है। जब आप गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोने, बुढ़ापे और मृत्यु के डर को मात देते हैं, तभी असली आजादी और असली सफलता आपके हाथ में आती है। अगर आपको ये पूरी बुक समरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही गहरी, प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग समरी आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। कमेंट में लिखिए कि इस किताब का कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब की पूरी डिटेल समरी बनाऊं तो उसका नाम भी जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने डर को हराकर अपनी जिंदगी बदल सकें। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है, और जिस दिन आपने इसे पूरी तरह काबू में कर लिया, उस दिन से आपकी सफलता सिर्फ समय की बात है। तो उठिए, सोचिए और बढ़िए, क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन अभी बनना बाकी है।